बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, कि प्रॉपर्टी की जो रिसेंटली वैल्यूज़ के ऊपर जो टैक्स है या प्रॉपर्टी को जो हमने टैक्सेशन को आज मुकम्मल हमने कवर करना है। और इनकम टैक्स में जो चेंजेस आ रही हैं रिसेंटली प्रपोज्ड, जो अभी बजट आया है इसी महीने में, तो उस हवाले से क्या क्या चेंजेस आई हैं और अब नॉन फाइलर के लिए क्या मुश्किलात होंगी, और उस हवाले से जो है वो हम इसमें करेंगे। तो आगे चलने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एक तो वीडियोस को शेयर किया करें। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो होती है, तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है, इसके ऊपर हम ये देखेंगे कि अब क्या सीन है और किस तरह से आएगा। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो इनकम टैक्स ऑन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जब आप ओवरऑल इसके 3 फेजेस आप समझ लें कि होते हैं। पहले आप बाय करते हैं, फिर आप रखते हैं और सेल करते हैं। तो इस प्रपोज़ल से पहले जो था वो बाय करने के ऊपर और सेल करने के ऊपर, तो आपको पता है कि पहले टैक्स था। सेल पर कैपिटल गेन भी था और एडवांस टैक्स भी था, और बाय करने पर जस्ट एडवांस टैक्स था। अब होल्ड करने पर एक डीम्ड इनकम का नया सेक्शन आया, सेक्शन 7E। तो इस पर भी आज हमने एक सैर-असल गुफ्तगू करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब बाय करेंगे स्टेप 1 पे, तो उस वक्त जो फाइलर होगा, पहले 1% उसका होता था वैल्यू का, अब 2% जो है वो एडवांस टैक्स देना होगा उसे। और नॉन फाइलर के लिए पहले 2% था और अब जो है वो 5% हो गया है। तो इस तरह से ये जो है ना वो नॉन फाइलर के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि जो ही वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ एसेट वगैरह उसके ट्रांसफ़र करेगा, तो उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लेने पर जो है वो 5% जो है वो नॉन फाइलर का होगा। खैर, ये एडजस्टेबल है, जब फाइलर बनेगा तो फिर ही होगा। फाइलर जो होगा वो तो 2% अपना एडजस्ट भी करा लेगा, तो एक तो नुकसान उसको ये होगा। अब आ जाती है असल जो हमारा इस वक्त का जो मेन इशू है, जो बड़ी लेदे भी हो रही है इस पर, कि ये जो होल्ड करने पे प्रॉपर्टी के आएगा, होल्डिंग सेक्शन जो है, इसमें क्या होगा। तो इसमें उन्होंने कहा जी कि अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी लेके रख लेता है और वो आगे सेल आउट नहीं कर पाता, या उसने जस्ट होल्ड की हुई है और वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए या प्रॉपर्टी में स्टक किया हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो इसमें क्योंकि जो इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर है वो ये है कि भाई अब आपने टैक्स जो है वो इस पे ज़्यादा किया या होल्ड करने पर, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक ना हो और कैपिटल जो है वो बहरहाल इसमें इकॉनमी के अंदर रिवाइव करे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आए। तो क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन ये हकीकत है कि इसमें इकॉनमी की जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में लग गया। तो यहाँ पर जो है वो हम ये बात करते चलें कि इसमें होल्डिंग के ऊपर जो फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन होगी, जो FBR की एक वैल्यू मुकर्रर करदा होगी उस एरिए की, या फिर अगर वो वैल्यू मुकर्रर करदा ना हुई तो उसका जो है वो 1% होगा। ठीक है, FBR वैल्यू ना हो तो DC वैल्यू हो जाएगी। तो फेयर मार्केट वैल्यू मींस कि जो उसकी मार्केट में वैल्यू चलेगी। अब इसके इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो 1% होगा। इफेक्टिव मींस कि उसकी जो कैलकुलेशन करके अल्टीमेट आएगा नेट इफेक्ट, वो 1% ऑफ वैल्यू आएगा। एक्चुअल जो फार्मूला है उन्होंने दिया है कि जो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसका 20% लेंगे और उस पर 5% आपने टैक्स देना होगा। ठीक है, यानी कि उसका 20% रेंट एज्यूम किया जाएगा, डीम्ड किया जाएगा, यानी कि समझा जाएगा कि वो आप कम से कम इतना रेंट दे रहे हैं या इतना रेंट आपको आ रहा है। बेशक आप ना दें, खाली पड़ा हुआ, तो ये अजम्पशन ली जाएगी भी इस वैल्यू पर जो है वो ओवरऑल
टैक्स जो है वो दिया जाएगा। अब इसमें जो मेन चीज़ है, लेट्स सपोज के एक वैल्यू है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो उस वैल्यू की जो वैल्यूएशन इस प्रॉपर्टी की हुई है वो हुई है 1 करोड़। अब 1 करोड़ का जो 20% है, एक करोड़ का 20% वो बनेगा 20 लाख, और जो टैक्स बनेगा इसके ऊपर वो हम करेंगे 5%। तो ये आप देख सकते हैं कि जो 1 लाख है वो बनेगा, यानी कि अगर वैल्यू ये फेयर मार्केट वैल्यू आप लें इस पर, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, तो इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसका अगर हम 20% ले लें और उसके ऊपर फिर हम 5% ले लें, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो ये बहरहाल एक हमने एग्जांपल इसमें की है, इसको आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो इफेक्टिव रेट होगा, जो एग्जैक्टली जो 1 लाख है, वो 1 करोड़ का 1% आता है। तो बहरहाल इस तरह से कोई भी आप अजम्पशन इसमें डालेंगे तो अल्टीमेटली वो 1% इफेक्टिव रेट जो बनेगा। अब इसमें क्या हर प्रॉपर्टी जो होल्ड होगी उस पर होगा, तो उनमें कुछ एक्सेप्शंस उन्होंने दी हैं, जो हमने एक्सेप्शंस इसमें लेनी है। तो ये जो सिस्टम है होल्डिंग वाला, ये कुछ ऐसी हैं 7E जिन पर अप्लाई नहीं होगा। वो हमारी कौन सी कंडीशन है? नंबर 1, आपके पास अपनी जो ज़ाती रहायश है, जो सेल्फ ओन प्रॉपर्टी है, उस पर नहीं होगा। नंबर 2 के सेल्फ ओन प्रॉपर्टी बिजनेस प्रेमिसेस फॉर विच द बिजनेस इज कैरिड आउट, कि जहाँ पे आपका बिजनेस के लिए आपने अगर कोई शॉप या आपने कोई प्लाजा या ऐसी कोई चीज़ या फैक्ट्री एरिया है आपका, तो जो जिसमें आप अपना ओरिजिनल बिजनेस अपनी कर रहे हैं, तो आप क्योंकि एक्टिविटी के ऊपर टैक्स दे रहे हो, तो वो तो होल्ड करने पर कोई, क्योंकि वो बिजनेस की जो डेप्रिसिएशन और उसकी चीज़ें हैं वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी, और वो एक किस्म का जो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में ऑलरेडी शामिल हो रही है, तो उसको आपने नहीं करना। इसी तरह से एक और एक्सेप्शन है पॉइंट नंबर C में, जो सब क्लास C है इसकी, कि सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज कैरिड आउट बाय पर्सन बट डज नॉट इंक्लूड फार्म हाउस एंड लैंड एनेक्स्ड देयर टू, कि इसमें ये भी है कि फार्म हाउस जो है वो अगर हो और उसके ऊपर कोई बिजनेस एक्टिविटी हो तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर बंदे की एग्रीकल्चर इनकम है और उसके ऊपर वो फसलें वगैरह उगाता है, तो वो इसमें से एग्जाम्प्ट हो जाएगी या इसमें से एक्सेप्शंस में आ जाएगी, उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, उसकी कोई डीम्ड इनकम पर टैक्स नहीं होगा। वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज इन एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग प्रॉपर्टीज मेंशन इन क्लास A एंड B डज नॉट एक्सीड 2.5 मिलियन, यानी कि इसमें जो है वो 25 मिलियन जो है, अगर उससे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की ऊपर वाली कंडीशंस में नहीं आती, लेकिन फिर भी आपके पास अगर कोई प्लाट, कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई प्लाजा, कुछ भी आपके पास अगर वो होल्डिंग में है और उसके ऊपर कोई रेंट भी आप नहीं दे रहे और जस्ट आपने रखा हुआ है या आपने जस्ट प्लाट रखा हुआ है, तो उस सूरत में अगर आपके पास 2 से 3 प्लाट हैं या 4 प्लाट हैं या 10 प्लाट हैं, तो उनकी जो एग्रीगेट वैल्यू है वो 25 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। 25 मिलियन से कम होगी तो फिर उस सूरत में ये अप्लाई नहीं होगा। ये जो 5% वाला जो टैक्स है या 1% इफेक्टिव है, ये पॉइंट नंबर D हमें क्लियर कर रहा है कि इसमें वो शामिल नहीं होगा अगर आपकी जो ज़ाती मकान और कारोबारी मकसद के लिए ली गई और जो ज़री पर्पज़ के लिए ली गई ज़मीन है, उसके अलावा आपके पास अगर है तो वो इस पर वो टैक्स अप्लाई नहीं होगा। ये आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, जस्ट होल्ड करना होगा। उसके बाद फिर E नंबर है, जिसमें ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट लेवल पे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर टैक्स नहीं होगा। लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने DNFBP जो है, DNFBP क्या है कि कुछ अर्सा पहले इन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू एक DNFBP का कॉन्सेप्ट भी दिया था कि
ताकि ये जो है वो इसको प्रॉपर्टी के अंदर जो लोग अपना पैसा जो है वो ब्लैक मनी को यहाँ पे डालते हैं उसको रोका जा सके। तो उसकी एक ऐप भी है, वो हमारी एक वीडियो भी पड़ी हुई है, बल्कि 2 पड़ी हुई हैं चैनल पे। तो वो आपने देखनी है कि उसमें अगर वो DNFBP में रजिस्टर्ड है और वो बिल्डर और डेवलपर के तौर पर वहाँ पे मौजूद है और उसने कोई लैंड अपनी एक्वायर की हुई है और वो होल्ड की हुई है, तो उसको ऊपर वो होल्डिंग के ऊपर कोई उसके टैक्स नहीं होगा, क्योंकि उसने कारोबारी मकसद के लिए की है और वो आगे ज़ाहिर जाके उसने लैंड को सेल परचेज़ करना है, तो वो उसने रखना तो है नहीं। तो जब तक वो डेवलपमेंट फेजेस में है या डेवलपमेंट मामलात में है या उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा या NOC या बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो जितना अरसा उसको लगेगा होल्डिंग पर उस पर कोई टैक्स नहीं होगा अगर वो बिल्डर एंड डेवलपर्स की कैटेगरी में आएगी। और आपको पता है कि बिल्डर एंड डेवलपर की जो टैक्सेशन है उसको अब सेपरेट जो है वो अहमियत दी गई और इसको अलग से रिकग्नाइज भी इस सेक्टर को कर लिया गया है। DNFBP में ज्वेलर्स भी और बहुत सारे लोग और भी आते हैं। उसके बाद है अ प्रॉपर्टी विच इज़ सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर सेक्शन 15, यानी कि अगर आपका कोई होल्डिंग के ऊपर रेंट आ रहा है, आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रेंट दिया हुआ है या आपको मिला हुआ है, रेंट पर आपने प्रॉपर्टी दी हुई है, तो अब उसके ऊपर जो रेंट है वो आपका कैलकुलेट होगा फेयर मार्केट के हवाले से। ये जहन में रखना है कि अब आपकी जो रेंटल इनकम है उसको फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाएगा और जो प्रॉपर्टी है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है और ये जो इफेक्टिव रेट 1% बनेगा, यानी कि 5% ऑफ 20% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, उसको कंपेयर किया जाएगा आपके जो रेंट आ रहा है उससे। ठीक है, अब उसमें अगर तो वो रेंट फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसको आ रहा है डीम्ड इनकम के तौर पर, जो डीम्ड इनकम के डीम्ड टैक्स बनता है, ठीक है, इफेक्टिव रेट डीम्ड इनकम बनी उसकी, लेट्स सपोज कि यही हम एग्जांपल ले रहे थे, ये जो ऊपर हमने की हुई है। तो इसमें अगर एक बंदे का फॉर एग्जांपल जो टैक्स है वो इसमें फेयर मार्केट वैल्यू पर लाख मान रहा है और उसका जो प्रॉपर्टी में आ रहा है वो टैक्स मान रहा है 95,000, लेट्स सपोज। अब उसमें जो उसको जो सेक्शन 15 उसको जो डील कर रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को, और उसका आपको पता है कि सेपरेट ब्लॉक में अपना अपना उसका सेक्शन होता है, तो वो हम अभी फ़िलहाल हमारा टॉपिक नहीं, हम ये देख रहे हैं कि अगर डीम्ड इनकम, तो डीम्ड इनकम अगर सेक्शन 15 उसको करके 95,000 बना रहा है और यहाँ पे डीम्ड इनकम के ऊपर जो है वो उसका 1 लाख मान रहा है, तो 5,000 जो है वो उसने कहा कि इन केस टैक्स चार्जेबल अंडर 15, ठीक है, in case tax chargeable under 15 is less than the tax chargeable under this section, so much of the amount, ठीक है, much of the amount of the tax which is in excess to the chargeable under section 15 shall be paid under this section। यानी कि ये जो 7E है ये अब उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रॉपर्टी को यहाँ पर जस्ट अपने लिए रखा हुआ था, उसके ऊपर जो है वो उन्होंने सिर्फ किराए पर दिया हुआ था, उनके लिए जो है ना ये भी बड़ा एक अहम मामला आ गया है। तो ये जो 4-5 पॉइंट हैं इनको ज़हन में रखना है। अच्छा, ये नीचे जो मैंने लिखा हुआ है कि ये जो प्रपोज्ड 250%, तो ये वही 5% की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आप देखें कि इसमें एक तो बाय करने पर 2% देगा फाइलर, नॉन फाइलर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5%। इसके अलावा जो है ना ये सारा सिस्टम, इसकी जो होल्डिंग है वो 7E, वो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो सेल आउट करेंगे। सेल आउट करने पर या सेल करने पर या जब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग, तो उस वक्त जो होगा वो 2 किस्म का फिर आपको सामना करना पड़ेगा कैलकुलेशन का। नंबर 1 कि आप जो एडवांस टैक्स है जो एडजस्टेबल होगा, जैसे पहले भी है, वो 1% से अब 2% होगा फाइलर के लिए, जो कंसिडरेशन रिसीव्ड होगी उसका आपने लेना है। और जो आपके नॉन फाइलर हैं उन पर 5% होगा। अगेन नॉन फाइलर को यहाँ पर भी पेनल्टी जो है वो लगा दी गई है 250% के हवाले से। उसके बाद फिर हमारी जो यहाँ पर टैक्स ऑन कैपिटल गेन है प्रॉपर्टी का, कि अगर इन केस के आपने प्रॉपर्टी ली थी लेसर अमाउंट के और यकीनी तौर पर इंक्रीजिंग प्राइस सिनेरियो या इकॉनमी के अंदर
जब ज़ाहिर है कि आप बेचते हैं तो जो वैल्यू आपने कुछ अर्सा पहले पे की होती है परचेज प्राइस, यकीनी बात है कि उसके ऊपर कॉस्ट में से माइनस करके जो आपको गेन होगा उसकी कैलकुलेशन में फिर इन्होंने अब आके चेंज जो है वो कर दिया है। तो हम इसमें देखते हैं अगली शीट पे कि उसमें क्या क्या चेंज आया है। ये हमारा थर्ड इसमें स्टेप है जो हम करने लगे हैं। तो इसमें देखते हैं जी कि पहले जो था वो अगर आपका जो गेन है वो लेस देन 5 मिलियन था और आपने प्रॉपर्टी 1 साल से कम अरसा होल्ड की, तो पहले सीधा सीधा एक फ्लैट रेट 33.5% था। अगर आपका मोर देन 5 मिलियन था और 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से कम था और 50 लाख तक से ज़्यादा था, तो आपका जो है वो 7.5% टैक्स था। और अगर आपका 10 मिलियन से 15 मिलियन था तो उसमें 10% टैक्स था। और अगर आपका 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा आपका टैक्स अपनी कैपिटल गेन बन रहा था आपका 1 साल के अंदर, या तो फिर आपका वो होल्डिंग पीरियड 15% इस तरह से होता था। अब इसमें अगर आपने साल रखी तो 3.5% था, ठीक है। और इस हवाले से जो है ना वो आपका ये मामला जो है वो चलता था। अब यहाँ पर जो है वो 4 साल वाला क्राइटेरिया भी था। अब यहाँ पर जो ये मामला आ गया है, ये तो खैर आपने देखना है कि उसमें 4 साल से ज़्यादा आपने करना था, तो इर्रेस्पेक्टिव कि वो फ्लैट है या ओपन प्लाट है। तो ये जो एरिया है ये हमारा, अब आप समझ लें कि ये इसके साथ नहीं है, इसको हम इसके साथ इसको कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये इसके साथ आ गया जी। अब ये जो मामला है ना, ये आपने समझना है कि इसको हम यहाँ पर यूँ ले रहे हैं, ठीक है जी। इसको आपने यूँ लेना है। तो इसके अंदर जो मेन आपने देखना है वो ये है कि अब ये जो येलो मैंने किया है कि अगर आपने 1 साल से कम रखा और वो आपकी जो प्लॉट है वो ओपन है और 15% आपको फ्लैट रेट लगेगा, 50 मिलियन से कम है, 5 मिलियन से कम है सॉरी, और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या फ्लैट है। अब इसमें फिर उन 3 तरह की कैटेगरीज बना दी। इसी तरह से अगर आपका 1 साल से 2 साल के दरमियान होल्डिंग पीरियड है और आपका ओपन प्लाट है तो 12.5%। अगर आपका कंस्ट्रक्टेड प्लाट प्रॉपर्टी है तो फिर वो 10%, और अगर फ्लैट है तो वो 7.5% पे आएगा। अच्छा, 2 से 3 साल हो या ऑनवर्ड हो, फ्लैट जो है वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका, जबकि जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो 2 से 3 साल अगर होल्डिंग पीरियड है आपका, यानी कि 2 साल के बाद और 3 साल के अंदर अंदर आप बेच देते हैं उसको, और जो गेन होगा उसके ऊपर जो है वो आपका ये फिर 15 मिलियन के गेन पर आपको 7.5% देना पड़ेगा टैक्स। और इन केस ऑफ ओपन प्लाट में वो आपने 10% देना है। इसी तरह से 3 से 4 साल का होल्डिंग पीरियड है तो फिर उस सूरत में वो आपका जो रेट है वो इस तरह से फॉल करेगा और ये सिलसिला जो है वो बनता रहेगा। फिर इस तरह जो 4 साल से ज़्यादा और 5 साल के अंदर है उस पर 5% होगा और 0% हो जाएगा इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्टेड पे, और 6 साल से ज़्यादा पे तो बिल्कुल कोई नहीं है। लेकिन जो ओपन प्लाट है वो 5 से 6 साल वाले पर भी 2.5% आपको गेन देना होगा, गेन टैक्स देना होगा। तो ये आप देख लें कि 6 साल से ज़्यादा पर होगा। तो पहले जो था वो सिंपल आपने 4 साल से ज़्यादा पर टैक्स नहीं देना था, और 4 साल से दूँ ही आपका टैक्स पीरियड बढ़ता था तो आपने कोई उसमें अप्लाई नहीं करना था। तो यानी कि लेस देन 1%, 1 ईयर पे आपका 3.5% था। अगर आप उसमें देंगे तो 100% टैक्सेबल था। फिर उसकी अपनी अपनी कैलकुलेशन थी। लेकिन अब जो है वो हमारा ये क्राइटेरिया इसमें बनेगा, उसमें उन्होंने वो सिस्टम ख़त्म कर दिया जो 25% है या 50% है या उस तरह से। तो ये इस तरह से जो है वो आपने ये देखा कि टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो आएंगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो थी हमारी जिसमें आपने देखना था कि ये चीज़ें जो है वो इस तरह से कैलकुलेट होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।